आज हम अपना जो सिलेबस है, यूरोप का इतिहास, जो हमारे पेपर का नाम है, 1789 से 1914 तक का ये हमारा सिलेबस है। बीए थर्ड सेमेस्टर ईयर का और सेमेस्टर 5 का। हम इसकी चर्चा करेंगे इसके सिलेबस की कि ये इसका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या है। तो देखो, पहले सबसे पहले तो जो शब्द है वो एक बात कर रहा है एक महाद्वीप की, यूरोप की। यूरोप के महाद्वीप की बात कर रहा है कि हम यूरोप के अंदर की जो हिस्ट्री है 1789 से 1914 तक जो है। 1789 क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। और 1914 क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। यानी कि हमारा जो सिलेबस है वो है 1789 से 1940, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक का हमारा सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है ये 3 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। 3 यूनिट है इसके अंदर। जैसे यूनिट 1, इसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति। और साथ में इसके अंदर है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति, कि यूरोप उस समय की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो क्या है। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ये 1799 में फ्रांस का स्टेट का मुखिया बनता है और 1815 तक रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसका हम वर्णन आएगा उसके अंदर। और उसके बाद वो नेपोलियन की हार के बाद, जो उसकी हार हो जाती है, उसकी हार के बाद यूरोप के अंदर एक वियना जगह है, वियना के अंदर कांग्रेस होती है और यूरोप का पुनर्गठन होता है। यहाँ पे देखो, पुनर्गठन की शब्द यूज हो रहा है। पुनर्गठन का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है यूरोप का जो सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। अब उस स्ट्रक्चर को 1815 में जो वियना कांग्रेस है वो दोबारा से उसको गठित करती है। हम इसको भी थोड़ा और डिटेल में भी करेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो है मैटरनिक व्यवस्था। अब मैटरनिक कौन है? मैटरनिक एक व्यक्ति है, चांसलर है, ये ऑस्ट्रिया का, वियना जिसकी राजधानी है। अब ये मैटरनिक व्यवस्था रहती है 1815 से 1848 तक। और फिर फ्रांसीसी क्रांति दो और होती हैं, 1830 से 1848। यानी यहां तक का जो समय है, 1848 तक का समय, ये सारा का सारा समय जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के चारों ओर है। फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रांसीसी क्रांति एक नहीं है कि 1789 में सिर्फ, नहीं। उसके बाद 1830 के अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति है। उसके बाद 1848 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति है। उसके बाद 1870 के अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति है। यानी कि फ्रांस के अंदर अलग अलग समय के अंदर ये 4 क्रांतियां हैं। और इनका विश्व की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है, हम एशिया के अंदर बैठे हैं, भारत के अंदर बैठे हैं, हमारे को यहाँ भी पढ़ाई जाती है। क्योंकि ये जो सिस्टम बना उस समय, ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये आधुनिक विश्व की व्यवस्था बना रहा है। हम करेंगे, जब सिलेबस को आगे करेंगे तो देखेंगे कि आधुनिक विश्व क्या चीज है, हम मॉडर्न वर्ल्ड हम किसको बोल रहे हैं, ये सारा आएगा उसके अंदर। उसके बाद एक जो चीज है वो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट कहां से होता है? इंग्लैंड से इसकी। यानी कि जो उद्योग है, जो उत्पादन है, उसके अंदर मशीनों का योगदान, मशीनें उसके अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद एक चीज और आती है, वो है इटली और जर्मन का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। इटली का एकीकरण 1870 में और जर्मनी का एकीकरण 1871 में। यानी कि 1870 से पहले इटली कोई देश नहीं है और 1871 से पहले जर्मनी कोई एक देश नहीं है। जो आज के हम उसको देखते हैं, इनकी जो एकीकरण है वो इन सालों में होता है। इसको हम अपने सेकंड यूनिट के अंदर देखेंगे। अब जो थर्ड यूनिट है वो है साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। यानी कि अ, जो देश हैं यूरोप के, ये दुनिया को आपस में बांट रहे हैं, उपनिवेश बना रहे हैं। जैसे भारत के अंदर इंग्लैंड आया, और भारत के अंदर ही क्या है, उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता में दिखती है। फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर जो है कर्नाटक के युद्ध होते हैं। यहाँ पुर्तगीज भी है, यहाँ स्पेनिश भी है। मतलब ये एक हमारे को दिखाई देता है इनके अंदर आपस में प्रतिद्वंदिता। और इसी प्रतिद्वंदिता के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है अफ्रीका का विभाजन। अफ्रीका का विभाजन, वैसे तो पूरी दुनिया का इन्होंने विभाजन किया था आपस में,
लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे लिए करना है इसको साम्राज्यवादी प्रतिनिधित्वता में, वो हम करेंगे अफ्रीका का विभाजन। उसके बाद यूरोप के अंदर जो देश बने जो थे, उनके अंदर अविश्वास का वातावरण आ जाता है। उनके अंदर आपस में विश्वास नहीं है, अविश्वास का वातावरण है। और वो आपस में क्या करते हैं, कूटनीतिक गठबंधन करते हैं, अलायंस बनाते हैं। जो अलायंस बनते हैं वो एक दूसरे पर शक करते हैं। और ये सारी घटनाएं कहां पहुंचती हैं, प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। और इसी बीच एक समस्या और आती है जिसको पूर्वी समस्या हम बोलते हैं, और पूर्वी समस्या और बाल्कन युद्ध बोलते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जाते हैं। अब हम देखो इसको हम करेंगे अपने मैप के ऊपर जो है, इसको हम डिटेल से करेंगे। आप इसको देखें जरा, ग्लोब हम देखते हैं तो हम महाद्वीपों की बात करें, थोड़ा सा लोकेशन देखें। ये अफ्रीका लिखा आ रहा है यहाँ पर, मेरा जहाँ पे ये घूम रहा है ना अपना एरो, ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उसके बाद ये एशिया लिखा आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है। और इधर ये जो है देखो आप, यूरोप दिखा लिखा दिखाई दे रहा है, यूरोप यहाँ पर। और इधर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, और इधर साउथ अफ्रीका अमेरिका है। ठीक है। और इधर हम एशिया के दक्षिण में देखेंगे तो हमारे को ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है यहाँ पर। और अगर हम सागरों की बात करें तो ये हिंद महासागर, जहां पे मेरा ये कसर है, भारत के साउथ में। और इधर हम बात करें तो ये अंध महासागर है। और इधर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर, अमेरिका से इधर, और घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएंगे हम, ये जापान ये है, और एशिया में पहुंच जाएंगे। नीचे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, हमारा सिलेबस है यूरोप, ये यूरोप का। अब देखो, अब एशिया और यूरोप के अंदर हम विभाजन कैसे करेंगे, कौन सा यूरोप है कौन सा एशिया। भौगोलिक विभाजन नहीं है ये। जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग से है, अमेरिका अलग से है, ऐसे एशिया का और यूरोप का भौगोलिक विभाजन नहीं है। अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे ये देखो मेरा यहाँ पे एरो घूम रहा है, अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे भौगोलिक विभाजन नहीं है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग से, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, ऐसा यूरोप के साथ नहीं है। अब यूरोप को कैसे करते अलग, यूरोप के अंदर आप देखें, ये इधर आप देखें जहां पे मेरा ये घूम रहा है, ये यूराल पर्वत है। यूराल माउंटेन यहाँ पे लिखा है देखो येलो उसके अंदर। एक तो ये यूराल पर्वत की बाउंड्री है। अगर आप इसके नीचे देखें और, तो यहां पर एक मिनट आप और देखेंगे इसको, तो ये एक यूराल नदी है। देखो ये यूराल पर्वत, और यहां से ये इस तरह आगे ये यूराल नदी चल रही है, ये वाली यूराल नदी। ये कहाँ गिर रही है, ये आ रही है कैस्पियन सागर के अंदर, ये वाला कैस्पियन सागर है। ठीक है। और इसके बाद यहां पर ये काकेकस पर्वत है, ये वाले यहाँ पे मेरा जो एरो घूम रहा है। अब इस काकेकस पर्वत के ऊपर जुराल नदी के इधर और जुराल पर्वत के इधर जो ये एक भूखंड है, जो ये भूखंड है, इस भूखंड को यूरोप कहा जाता है। ये देखो यहां से ये जा रहा है जुराल नदी, और ये जुराल पर्वत। अब आप इसको आप देखेंगे तो हम जब मैप करेंगे उसके अंदर आएगा। और इस तरफ जो है, ये काला सागर है, ब्लैक सी लिखा है यहाँ पर, ब्लैक सी। ब्लैक सी के इस तरफ ये जहां पे इस्तांबुल लिखा है, इसके इधर का जो इलाका ये सारा यूरोप है। ये वाला सारा इलाका जो है यूरोप का इलाका है ये। और यूरोप के अंदर यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है यहाँ पर। तो अब आपको यूरोप की लोकेशन यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि यूरोप जो है विश्व मानचित्र में कहाँ है। तो फ्रांसीसी क्रांति, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की, 1789। उस समय यूरोप की क्या दशा है, अब आप देखो, ये हम मैप के ऊपर देख रहे हैं, वहां अपने ग्लोब के अंदर देखा था। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, जहां पर ये लिखा हुआ है, देखो मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड, और ये आयरलैंड। पहले इंग्लैंड है। जब 1600 शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो इंग्लैंड एक अलग से एक छोटा देश है, लेकिन इसका यूनिफिकेशन हो जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन के नाम से उस समय है, यूके के नाम से भी है। जो हम औद्योगिक क्रांति की बात करें थे, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड के अंदर होती है। औद्योगिक क्रांति हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये, हम इसको आगे डिटेल में भी करेंगे। लेकिन अभी हम 1789 की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में के अंदर औद्योगिक क्रांति चल रही है। उसका सेंटर कौन है,
ब्रिटेन। और दूसरी चीज क्या है इंग्लैंड के अंदर, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे जो राजनीतिक सिस्टम है उसके अंदर पार्लियामेंट है। लेकिन थोड़ा सा हमने कंफ्यूज नहीं करना है, जो पार्लियामेंट आज के समय की पार्लियामेंट है वो वाली पार्लियामेंट अभी वहां नहीं है। सभी को वोट डालने का राइट नहीं है, सभी को चुनाव लड़ने का राइट नहीं है। हम जब आधुनिक विश्व आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से संसदीय प्रणाली भी आगे बढ़ती है। लेकिन वहां पे राजतंत्र कमजोर है, इंग्लैंड के अंदर संसदीय प्रणाली है। अब दूसरा क्या है, यहां पर आप देखेंगे ये फ्रांस, यहाँ पे ये मंडलाउन कर रहा हूँ फ्रांस। अब ये इस तरफ है इसके, इंग्लैंड के साथ साउथ में फ्रांस। यहां पर बुर्बो वंश का शासन है 1789 में। बुर्बो वंश दो जगह है। अब यहाँ पे वंडरलैंड कर रहा हूं स्पेन। फ्रांस और स्पेन के अंदर बुर्बो वंश का शासन है, लेकिन अलग अलग परिवार के लोग हैं उसी वंश के, अलग अलग यहाँ पे बाउंड्री इसीलिए बनी हुई है। फ्रांस के अंदर तो उस समय जो है लुई 16वें का शासन है यहाँ पर। और स्पेन के अंदर जो है चार्ल्स चतुर्थ का शासन है। और इधर ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल सबसे पहले वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल से भारत पहुंचा था, इस इलाके से ये है। उसके बाद स्पेनिश लोग आए थे। तो क्या हो गया कि स्पेन के अंदर भी राजतंत्र है, पुर्तगाल के अंदर भी, स्पेन के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी। यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। और एक ये दो देश है यहाँ पे लिखा डच रिपब्लिक और नॉर्दर्न लैंड, ये नीदरलैंड के इलाके हैं दोनों। ये हॉलैंड भी इनको बोलते हैं, नीदरलैंड बोलते हैं। तो ये इलाके आज के समय में यहाँ पे बेल्जियम है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये वाला जो इलाका है, जो इस प्रकार से नीदरलैंड के जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं के साथ, इधर ये फ्रांस के साथ इधर को आते हुए जो है इस तरफ को जो आते हैं, ये जो इधर का इलाका है ये पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, ये वाला इलाका। अब इसके इधर देखें हम, जो मैंने लाइन है इस तरफ। अब आप देखो ये ऊपर डेनमार्क लिखा है, ये नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पे होली रोमन अंपायर लिखा रहा है, होली रोमन अंपायर। अब होली रोमन अंपायर के अंदर कई छोटे छोटे बड़े राज्य हैं। 360 से ऊपर यहाँ पे छोटे बड़े राजा हैं इस इलाके में। ये जो लाल लाल लाइन है, ये जो बाउंड्री बनी है होली रोमन अंपायर की, इसके बीच में 360 से ज्यादा राजा हैं होली रोमन अंपायर के अंदर। और इसके अंदर जो दो प्रमुख देश हैं, एक तो है ये प्रशा, प्रशिया इसको बोलते हैं हम, प्रशिया। और एक है यहाँ पर ऑस्ट्रिया। अ, ये इस इलाके में ये वाला जो है ये ऑस्ट्रिया का इलाका है। और ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो होली रोमन एम्पायर के अंदर बड़े राज्य हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये नीचे देखो आप, ये जो मैं यहाँ पे जो ये निशान लगा रहा हूँ, ये सर्कल वाला ये वाला, ये आज का इटली है, आज का इटली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सिसिली, नेपल्स, पेपल स्टेट्स, टस्कनी, वेनिस, सेवाए, ये अलग अलग कंट्री है यहाँ पर, छोटे छोटे राज्य हैं ये। कोर्सिका, सार्डिनिया, और इसके ऊपर ये स्विट्जरलैंड है। यानी कि अभी इटली एक देश नहीं है। यहाँ पे बाद में एक बड़ा देश बनता है जर्मनी, वो हमारे पास अभी नहीं है। ये जो छोटे छोटे और राज्य बीच में अनेकों, ये सारा इलाका जो है इस प्रकार से यहाँ से अगर हम लें प्रशिया के बीच में से और इधर से, और इस प्रकार से ये वाला, ये सारा इलाका मध्य यूरोप है। यानी पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, और इधर कौन सा आ गया, ये सारा इलाका जो है पूर्वी यूरोप। इसमें रशिया भी है, इसमें पोलिश यानी पोलैंड है, हंगरी है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तो आप देखेंगे, वो है रोमन ऑटोमन एम्पायर। इसको हम तुर्की साम्राज्य भी बोलते हैं। ऑटोमन खलीफा का शासन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन आता है, तो यहाँ का खलीफा है ऑटोमन एम्पायर का। अब हम देखो ऑटोमन एम्पायर इधर ये एशिया के अंदर भी है और इधर यूरोप के अंदर भी है, ये वाला सारा। और ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग। हमारे सिलेबस के अंदर हमने अभी लिखा था पूर्वी समस्या। तो ये जो पूर्वी भाग है ये वाला, ये समस्या बनती है जब आधुनिक विश्व आगे बढ़ता है। तो ये समस्या बनती है मजबूत बड़े देशों के बीच में कि यहाँ पे किसका शासन हो, कैसी प्रणाली हो। तो ये पूर्वी समस्या के नाम से आता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कारण बनता है। तो क्या है, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो यूरोप है, उसमें सिर्फ हमारे को ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर एक संसदीय प्रणाली नजर आती है।
और स्विट्जरलैंड के जो छोटे छोटे कैंटन है वहां पर हमारे को अ, गणतंत्र प्रणाली नजर आती है। बाकी सारा पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, मध्य यूरोप का इलाका जो है, डेनमार्क, रूस, पूर्वी जो ये इलाके हैं सारे, यहाँ सारे पे राजतंत्रीय प्रणाली है, सामंतवाद का बोलबाला है। हम इसको आगे और डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, मुख्य मुख्य कि हमने तीन भागों में यूरोप को देखना है, पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड। मध्य यूरोप के अंदर ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, होली रोमन एम्पायर और ये इटली के राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं उसमें। और पूर्वी यूरोप के अंदर जो है रशिया, पोलैंड और ऑटोमन साम्राज्य। ये जो है उस समय की व्यवस्था है। फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप ऐसा है। अब उसके बाद आप देखें, नेपोलियन बोनापार्ट की हमने बात की थी, 1799 से 1850 तक, यानी कि अ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है, ये फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र ही बोला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये मशहूर है कि ये फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र था। इसने फ्रांसीसी क्रांति को जो है उसकी जो विचार थे उसको पूरे यूरोप में फैलाया। अब आप देखो कि जब नेपोलियन का राज्य है उसने यूरोप के मानचित्र में क्या चेंज किया। आप देखो ये जो ब्लू इलाका है, जहां जहां ब्लू है, ये ब्लू शेड है, ये या तो नेपोलियन के सीधा कंट्रोल में है, जैसे ये फ्रांस के इलाके, या ये उसके प्रभाव में। अब आप देखो ये सारा यूरोप का इलाका, मध्य पश्चिमी यूरोप का जो इलाका है नीचे तक जो है, और इधर इटली तक के इलाके सारे, और इधर ऑस्ट्रिया का ये इलाका, इधर होली रोमन एम्पायर के इलाके, और यहां तक पोलैंड तक जो है वो नेपोलियन का शासन था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके प्रभाव में लेकर आए। इसको इतिहास के अंदर हम नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। हम जब नेपोलियन के बारे में विस्तार से करेंगे तो ये भी आएगा। लेकिन यहां पर आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि नेपोलियन के समय यूरोप का मानचित्र चेंज हो जाता है। जो मानचित्र ये है, आप इसको दोबारा से देखो इस मानचित्र को, इस मानचित्र में, अब इस मानचित्र में आपको फर्क नजर आएगा कि चेंज हो गया। अब 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन की हार हो जाती है बाकी देशों से, क्योंकि नेपोलियन के खिलाफ बाकी सारे देशों के राजतंत्र और दूसरे देश जो है नेपोलियन के खिलाफ एक मोर्चा बनाते हैं और नेपोलियन हार जाता है। अब 1815 के अंदर जो है वियना, हमने बात की थी ऑस्ट्रियन अंपायर की ना, तो इसकी राजधानी है वियना। ये मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, वियना को ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये एक शहर है, आज भी शहर है, ऑस्ट्रिया का शहर है ये। तो ऑस्ट्रिया के शहर के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है, हम उसको इतिहास के अंदर वियना कांग्रेस बोलते हैं। विश्व इतिहास की ये पहली कांग्रेस है जब सभी देश यूरोप के बैठकर अपना निर्णय लेते हैं कि आगे से हम कैसे चलाएं। ये मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस है आज के समय में, तो ये पहली बार ऐसा विश्व के इतिहास में दिखाई देता है। 1815 में यूरोप के सारे देशों के जो प्रमुख हैं वो वियना में आते हैं 1815 में, और यूरोप का मानचित्र तय करते हैं। अब आप देखो जो नेपोलियन का मानचित्र था, जो नेपोलियन के समय में, और अब ये जो मानचित्र है अब इसके अंदर चेंज आ गया। अब प्रशिया इंपॉर्टेंट है, इटली देखो थोड़ा सा अलग अलग नजर आ रहा है, ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है ये बड़ा नजर आ रहा है, इधर जो फ्रांस था उसको अब कमजोर कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। ये नीदरलैंड के जो राज्य हैं देखो अब इनकी शेप बदल गई। तो क्या रहा है, वियना कांग्रेस क्या कर रहा है, यूरोप का पुनर्निर्माण कर रहा है, दोबारा से उसको बना उसका मैप, उसकी बाउंड्री जो है तय कर रहा है। वियना कांग्रेस 1815। अब 1815 के बाद जो बात आती है वो आती है इटली और जर्मनी का एकीकरण। 1870 के अंदर इटली का एकीकरण, 1871 के अंदर जर्मनी का एकीकरण। अब आप देखो यहाँ यूरोप का मानचित्र में ये जो नीचे ग्रीन है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, ये सारा इटली का इलाका है, ये सारा ये इटली का इलाका है। अब ये पहले नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। आप यूरोप के मानचित्र में पिछली स्थितियों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो हमारे को इटली नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर जर्मनी नजर आ रहा है। ये हमारे पास इतिहास में कब आते हैं, इटली एक देश के रूप में 1870, और जर्मनी आता है 1871 के अंदर एक देश के रूप में। अब देखो यूरोप का मानचित्र कैसे एक चेंज हो गया। जो 1800 जो फ्रांसीसी क्रांति के समय का यूरोप था अब वो काफी बदल गया। अब
आप इस इलाके की ओर देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो पूर्वी यूरोप का इलाका, ये वाला इधर नीचे रोमन अंपायर बोल रहे हैं जिसको हम, आप उसको देखो, ये ब्लैक इस सी के इस तरफ को। अब यहाँ पे कई छोटे छोटे देश दिख रहे हैं अभी। अभी अलग हुए नहीं है, कुछ देश अलग हो गए हैं, जैसे ग्रीस अलग देश बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो रही है, जिसको पूर्वी समस्या कहते हैं। बाकी जगह देखो देशों की बाउंड्रीज तय हो गई हैं, लेकिन यहाँ की बाउंड्रीज रह रही हैं। अब इन इस बाउंड्रीज को तय करना है, इसलिए यहाँ पे पूर्वी समस्या है। तो अब अगला जो है हमारे पास, जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये अपने उपनिवेश बना रहे हैं, ये उपनिवेश अफ्रीका को कैसे डिस्ट्रॉय वो कर रहे हैं देखो। यानी जो साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता है, वो अफ्रीका को कैसे विभाजित कर रही है। यहाँ पे ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका। यानी कि ये जो इलाके हैं जहां पे ये वाला कलर है, ये फ्रांसीसी के कब्जे में है, ये सारे, ये सारा। और इधर आप देखेंगे ये वाले इलाके एंग्लो इलाके, एंग्लो मतलब इंग्लैंड के इलाके। यहाँ पे सारा मानचित्र के अंदर जो है आपको ये सारा दिखाई दे रहा है किस प्रकार से ये जो रेड में है, ये वाले सारे, ये ब्रिटिश के कब्जे के हैं। यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसको इन देशों ने आपस में विभाजित कर लिया, जो साम्राज्यवादी देश है। अब इतिहास में ये कैसे आया कि दूसरे देश में जाके इस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, भारत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ये भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, हम इसको बड़े डिटेल में करेंगे। और औद्योगिक क्रांति और जो आधुनिक, जो विश्व का जो उदय है, आधुनिक विश्व बनता है, तो आधुनिक विश्व के अंदर किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हो रही है और किस प्रकार से ये दुनिया को अपने उपनिवेशों में बांट रहे हैं, उपनिवेशों में। अब अफ्रीका के अंदर ये देश आपस में लड़ रहे हैं, जितने भी यूरोप के देश हैं। खासकर जो लड़ाई है ऊपर के इलाकों के अंदर है, ये अल्जीरिया के ऊपर के इलाकों में इनकी आपस में लड़ाई रहती है। अब 1860 के बाद जो है, यहाँ रेड सी के बाद यहाँ पे स्वेज कैनल भी लिखी है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे स्वेज कैनल, स्वेज नहर जिसको बोलते हैं, वो इस रेड सी को इसके साथ जोड़ देते हैं, भूमध्य सागर के साथ। तो क्या हो गया कि साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता अफ्रीका का विभाजन करती है, अफ्रीका को बांटती है यूरोप के देशों में, उन देशों में नहीं। और इस सब का परिणाम क्या है, पूर्वी समस्या, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, औद्योगिकरण का एक तेजी से बढ़ना। और यूरोप के अंदर एक चीज और आ रही है इन दिनों, उसको हम क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद। यूरोप में बड़ी स्पीड से बनता है ये राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, विश्व को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, जहां तक हमारा सिलेबस आता है, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों तक आएंगे। तो ये जो देश हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अब आप इधर पूर्वी यूरोप के अंदर देखिए, कई देश आजाद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, अफ्रीका को बांट लिया गया है। तो ये जो संघर्ष है देशों के बीच में आपस में, ये दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर। तो क्या हुआ, जो हमारा सिलेबस जिसकी हमने बात की थी शुरू में, यूरोप का इतिहास 1789 से 1940, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का जो हमारा सिलेबस है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा सिलेबस को बताते हुए आपको फ्रांसीसी क्रांति का ये है, और तीनों मैप में हमने देखा है, और तीनों आपके सिलेबस में मैप भी है। फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप, नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य, वियना कांग्रेस ने यूरोप का पुनर्गठन किया, ये वाला मैप आपके पास। और इधर जो है उसके बाद मैटरनिक व्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांति का आगे, और इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये सारे मैप के अंदर आपको बताया। एक मैप आपके पास है प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है विश्व की परिस्थितियां। तो क्या हो रहा है कि यूरोप के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो विकास हो रहा है राष्ट्रवाद का, जो विकास हो रहा है औद्योगिक क्रांति का, जो विकास हो रहा है, नए नए वर्ग आ रहे हैं विश्व के इतिहास में, तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये एक नया विश्व बना रही है, जो विश्व मध्यकाल से अलग है। और इस सारे के सारे नए विश्व में क्या है, लोग जो है भाग ले रहे हैं और राजतंत्र को खत्म कर रहे हैं, और कहा जा रहे हैं, लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं।
ये सारे के सारे उसके अंदर आप देखेंगे। और इस प्रक्रिया में जो नया विषय बन रहा है, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जाते हुए हम लास्ट में कहां पहुंचते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार तक पहुंचते हैं और साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता तक पहुंचते हैं। यानी जो साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर भी ले जाती है, और राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की ओर भी हम जा रहे हैं। ये सारा हमारे सिलेबस के अंदर हम इसको करेंगे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि सिलेबस समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।